बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन में आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 8 है। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर हमारा जो डेस्क के ऊपर था, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसको डेस्क के नाम से जाना जाता है। तो ये एक हमारे इंक्रिप्शन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टैंडर्ड है जो हम इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। हमने इंक्रिप्शन की मुख्तलिफ क्लासिकल टेक्निक्स पढ़ी थी। उसमें ये था कि कुछ सिंपल शिफ्टिंग उसमें हो रही होती है, कहीं सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, कहीं पे जो है वो परम्यूटेशंस हो रही हैं, कहीं पे जो सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशंस हैं, कहीं पे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से एडवांसमेंट्स हो रही हैं। तो डेस्क जो है वो हमारा एक एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जिसपे जो ऑफिशियल साइफर जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था उसकी बेस पे ये बनाया गया। और इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशंस वो परफॉर्म होती हैं, कीज़ हैं, डिफरेंट राउंड्स में काम हो रहा है। और वो एक हमारी साइफर जो है क्रिएट करने में काफ़ी, जिसे कहते हैं, एक टाइम कंज्यूमिंग भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जी डेस्क इंक्रिप्शन होती क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। देन हमारे पास डेस्क का पूरा एक हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि उसमें एक 64 बिट की अगर जब हम इंटर करते हैं तो उसमें इनिशियल परम्यूटेशन सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं। इनिशियल परम्यूटेशन में हमारे पास जो आईपी है वो किस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं, और देन हमारे पास जो कीज़ हैं उसमें हमारे पास 16 राउंड में डिफरेंट कीज़ डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जनरेट हो रही होती है। अगर हम उस डायग्राम को माइंड में रखें तो हमारे उसमें हमने देखा था कि लेफ़्ट साइड पे जो था वो हमारे 16 राउंड से, और जो इनिशियल परम्यूटेशन हम परफॉर्म करके वो सारा कुछ कर रहे थे। एंड राइट साइड पे जो हमारे पास था वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट करके परम्यूटेशन उसके ऊपर हमने सबसे पहले शिफ्ट अप्लाई किया, एंड देन उसके ऊपर फिर हमने परम्यूटेशन 1 and 2 परम्यूटेशंस अप्लाई की, एंड उससे हमने की जनरेट की। और देन जो इनिशियल परम्यूटेशन थी और ये इन दोनों को XOR करके हमने राउंड 1 कंप्लीट किया था। इसी तरीके से हम सेकंड राउंड में भी यही स्टेप करते हुए थर्ड राउंड एंड टिल 16 राउंड तक हम गए। तो हमारे पास डेस्क राउंड स्ट्रक्चर हम लोग उसको भी लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि डेस्क राउंड स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से डेस्क के अंदर वो सारा परफॉर्म होता है। सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के हवाले से हमने बात की थी कि किस तरीके से उसमें वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। डेस्क की स्केड्यूल हमने उसको देखा कि हमारा डेस्क की स्केड्यूल किस तरीके से होगा, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक एग्जांपल भी की कि डेस्क एग्जांपल, उसमें हमने एक सिनेरियो को डिस्कस किया था। एवलांची इन डेस्क उसको भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कहीं पे बिट में की में या हमारा प्लेन टेक्स्ट है वहाँ पे किसी जगह भी कोई भी चेंज आता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो साइफर टेक्स्ट के ऊपर भी पड़ेगा। तो हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें हमने देखा कि किसी भी एक पोजीशन पे अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट है वहाँ पे चेंज आता है या की में, तो फिर जो डिफरेंट राउंड परफॉर्म होते जाते हैं तो हर मे बी स्टार्ट में सेकंड या थर्ड राउंड पे उसका इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाए, बट जब वो 16 राउंड तक पहुँचेगा तो उसमें टोटल एक क्लियर ऑब्जर्वेबल चेंज नज़र आएगा। तो इस तरह ये डेस्क के अंदर इस चीज़ को भी मतलब हमने डिस्कस किया था, देखा था डिटेल से। एंड देन हमने स्ट्रेंथ ऑफ डेस्क उसके हवाले से बात की कि डेस्क जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें कितनी इस डाटा को सिक्योर करने की कितनी कैपेबिलिटी है। तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि अगर इसका की साइज़ कितना इफ़ेक्ट करता है, इसका जो टाइमिंग है वो कितना इफ़ेक्ट करता है और किस किस लिहाज से उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं।
तो डेस का जो है वो इसके अलावा भी बहुत से जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि जी डेस के अंदर जो है डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जा सकता है या कैसे हो सकता है। तो बेहमैन एंड शेमर शो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड टू क्रिप्टा एनालाइज द डेस। तो ये दो बेहमैन एंड शेमर इन्होंने बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दिया डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस का, जिसको उन्होंने कहा कि इसको यूज किया जा सकता है डेस के लिए with an effort on the order of 2 power 47 encryption। अब ये है कि इसमें जो इंक्रिप्शन है वो 2 power 47 हम इंक्रिप्शन करेंगे तो इसको हम क्रिप्टा एनालाइज कर सकते हैं। और जब 2 power 7 है तो हमें डेफिनेटली रिक्वायरिंग 247 चूजन प्लेन टेक्स्ट हमें इसके लिए चाहिए होंगे। ऑल्दो 2 power 47 is certainly significantly less than 2 power 55। तो हमारे पास जो है वो 2 power 47 भी एक बहुत बड़ी जो है बनती है रकम, बहुत बड़ी एक वैल्यू बनती है। बट यह है कि 2 power 55 जो है वो उससे एक लेस वैल्यू हमें मिल रही है। The need for adversary to find 247 chosen plain text make this attack of only theoretical interest। अब यह है कि अगर हम बात करें कि जी हमारे पास जो अटैक्स हैं इसमें 2 power 47, तो अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम इसको इतने प्लेन टेक्स्ट हम उसकी सिलेक्ट करें या उनको अरेंज करना, वो एक थ्योरेटिकली तो ये बात ठीक है, हम उसको थ्योरीज में इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इतने प्लेन टेक्स्ट हो तो इसके लिए इतनी पॉसिबिलिटी है। बट अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो इसके लिए ये काफ़ी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसको हम इम्प्रैक्टिकल कहेंगे। They also demonstrated this form of attack on a variety of encryption algorithm। उन्होंने जो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस है इसको इस टाइप के अटैक को मुख्तलिफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के ऊपर उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया एंड हैश फंक्शंस। तो मुख्तलिफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और हैश फंक्शंस उसके थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम इस टाइप के अटैक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको क्रिप्टा एनालाइज कर सकते हैं। Differential crypta analysis was known to IBM DES design team as early in 1974 as a T attack। अब ये जो differential crypta analysis है, जब IBM वालों ने DES बनाया तो डेफिनेटली जब इसके different attacks होना शुरू हुए तो जो IBM वालों ने इसको 1974 में इसको as a T attack का नाम दिया कि ये एक डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस बेसिकली एक टी अटैक के तौर पे सामने आया। इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ एस बॉक्सेस एंड द परम्यूटेशन पी टू इम्प्रूव इट्स रेजिस्टेंस टू इट। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जितने भी इसमें यूज़ होंगे एस बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है या परम्यूटेशंस हम यूज़ करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं या परम्यूटेशंस हैं, तो बेसिकली इसमें इसकी रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास हम परम्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस को इसके डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं। कंपेयर डेस सिक्योरिटी विद द क्रिप्टा एनालिसिस ऑफ एन 8 राउंड लूसीफर एल्गोरिथम। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जो डेस का सिक्योरिटी है और जो 8 राउंड लूसीफर एल्गोरिथम जो पहले से डिज़ाइंड है उसका कंपैरिजन करें, विच रिक्वायर ओनली 256 चूजन प्लेन टेक्स्ट। अब लूसीफर एल्गोरिथम उसमें 256 प्लेन टेक्स्ट रिक्वायर होते हैं वर्सेस एन अटैक ऑन एन 8 राउंड वर्जन ऑफ डेस विच रिक्वायर 2 power 14 चूजन प्लेन टेक्स्ट। तो इसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो हमारे पास जो इसमें डेस में आता है, डेस में हमारे पास 2 power 14 चूजन प्लेन टेक्स्ट होंगे और जबकि हमारे पास लूसीफर में जस्ट 256 चूजन प्लेन टेक्स्ट होंगे। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
One of the most significant recent public advances in crypto analysis, अगर हम differential crypto analysis की बात करते हैं तो ये एक significant advances है known by NSA in 70s of DES design. तो जब DES डिज़ाइन किया 70s की बात है तो NSA इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया. मर्फी बेहम एंड शेमर पब्लिश इन 90s. तो इन लोगों ने इसको 90s में इसको पब्लिश किया. पावरफुल मेथड टू एनालाइज ब्लॉक साइफर. हमारे जो भी अब लेटेस्ट मॉडर्न साइफर्स हैं उनमें हम ब्लॉक साइफर का कॉन्सेप्ट आता है. तो हमारे पास जो डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस है बेसिकली एक पावरफुल मेथड के तौर पे सामने आया. यूज्ड टू एनालाइज मोस्ट करंट ब्लॉक साइफर विद वेरिइंग डिग्री ऑफ सक्सेस. तो इसको यूज किया गया टू एनालाइज मोस्ट करंट ब्लॉक साइफर. जितने भी रिसेंटली ब्लॉक साइफर या जितने भी साइफर्स हैं उनके अंदर जो ब्लॉक साइफर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया उसको एनालाइज करने के लिए डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस को यूज किया गया विद वेरिइंग डिग्री ऑफ सक्सेस. तो उसमें यह था कि किसी जगह पे हमें इसका जो हम क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं उसकी हमें सक्सेस जो है वो रेट डिफरेंट मिलता रहा. DES reasonably resistant to it CF Lucifer. तो DES जो है वो उसमें हमारे पास उसमें उसका क्रिप्टो एनालिसिस हमने उसके ऊपर परफॉर्म किया बिकॉज वो भी बेस करता है जो ब्लॉक साइफर के ऊपर. तो हम DES के ऊपर क्रिप्टो एनालिसिस डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं. द डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस अटैक इज कॉम्प्लेक्स. अब चूंकि यहाँ पे हम ब्लॉक साइफर की बात कर रहे हैं, हमारे पास परम्यूटेशंस हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस हैं, जो हम भी DES का हमने राउंड स्ट्रक्चर पढ़ा, DES का सामना उसके सारे स्टेप्स को देखा, उसके सारे प्रोसेसेस जो इंटरनली परफॉर्म हो रहे हैं, की जनरेशन जो सब की जनरेशन है हर लेवल पे हर राउंड पे, फिर इनिशियल परम्यूटेशन हो रही है, फिर की जो है उसका एक हम कर रहे हैं कि उसमें परम्यूटेशन है, देन सब्स्टिट्यूशंस हो रही है, अगेन उसमें हमारे पास परम्यूटेशंस होके तो हम फिर XOR करते हैं. तो डेफिनेटली उसकी की और साइफर टेक्स्ट जनरेट करने का मेथड भी कॉम्प्लेक्स है. बट ये है कि जब उसको हम क्रिप्टो एनालाइज करेंगे तो वो अटैक भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स ही होगा. तो द डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस अटैक इज कॉम्प्लेक्स. द रैशनल बिहाइंड डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस इज टू ऑब्जर्व. उस बेसिक पर्पस क्या है जो हम क्रिप्टो एनालाइज करते हैं डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस के इज बेसिकली टू ऑब्जर्व दी फर्स्ट द बिहेवियर ऑफ पेयर्स ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक्स. जो टेक्स्ट ब्लॉक्स है हमने उनको देखना है उसका क्या बिहेवियर है इवॉल्विंग अलोंग ईच राउंड ऑफ द साइफर. तो वो हर राउंड पे जो हम साइफर के जो डिफरेंट राउंड्स की बात करते हैं हर राउंड पे उसका बिहेवियर क्या है, हर स्टेप पे वो किस तरह बिहेव कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम उसके बिहेवियर को देखेंगे. सेकंड, इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग द एवोल्यूशन ऑफ ए सिंगल टेक्स्ट ब्लॉक हम उसके पेयर्स बिहेवियर ऑफ पेयर्स को देखेंगे रादर देन हम उसके सिंगल जो टेक्स्ट ब्लॉक है उसके एवोल्यूशन को हम देखें कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है. तो हमारा मेन जो क्रिप्टो एनालिसिस में है ऑब्जर्वेशन, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स अटैक है तो इसलिए इसके अंदर हम जितनी भी डिफरेंशियल क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर हम मेन हमारा कंसर्न है कि हम उसके जो पेयर्स हैं उसको हम देखें. टेक्स्ट बॉक्सेस के जो पेयर हैं उनका क्या बिहेवियर है जब हर राउंड पे साइफर के हर राउंड पे किस तरह वो बिहेव करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग द एवोल्यूशन ऑफ सिंगल ब्लॉक. सिंगल ब्लॉक को हम नहीं एज सच डायरेक्ट कंसर्न हमारा है या उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे. Then each round of DES map the right hand input into the left hand output. अब इसमें यह है कि हमारा जो
हर राउंड में डैश जो है वो मैप करेगा राइट हैंड इनपुट को लेफ्ट हैंड आउटपुट के साथ, सेट्स the right hand output to be a function of the left hand input and the sub key for this round। तो वो फिर क्या करेगा, इसको सेट कर देगा राइट हैंड जो आउटपुट है टू बी ए फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड इनपुट एंड द सब की, which means you cannot trace value back through cipher without knowing the value of the key। तो अब चूंकि वो सब की को और लेफ्ट हैंड इनपुट को यूज करते हुए कर रहा है, तो अब हमारे पास अगर की नहीं होगी तो देन हम उसको दोबारा ट्रेस बैक नहीं कर सकते। सो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस में हम जो है वो हमारे पास की का हमें पता होना ज़रूरी है कि हम उसको अगर ट्रेस बैक करना चाहें, एक की से हम उसको अगर की करके उसको हम नेक्स्ट राउंड में ले जाते हैं, तो हम उसको ट्रेस बैक करना चाहें तो हमें की के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी की यूज हो रही है। डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस कंपेयर्स टू रिलेटेड पेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन। दो कंपेयर करता है दो पेयर्स इंक्रिप्शन के हवाले से, विच कैन लीक इंफॉर्मेशन अबाउट दी की। तो उसमें हमें ये जो की है वो हमें पता चल सकती है। बेसिक पर्पस क्या है, हम उसके ऊपर क्रिप्टा एनालाइज कर रहे हैं, उसको उसके अंदर की फाइंड कर रहे हैं। तो हम जब क्रिप्टा एनालिसिस में हम जब उसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दो रिलेटेड पेयर्स हैं इंक्रिप्शन के, तो उसमें हमारे पास की का हमें किस तरह पता चल सकता है, गिवन ए सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ सुटेबल पेयर। तो हमारे पास अगर बहुत सारे पेयर एग्जिस्ट करते होंगे, हम उन पेयर से इस की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस की, तो बेसिकली दिस इज ए स्टैटिस्टिकल अटैक अगेंस्ट फिएस्टल साइफर। जो डैश है या फिएस्टल साइफर्स हैं, उसके ऊपर ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल अटैक है। यूजेस साइफर स्ट्रक्चर नॉट प्रीवियसली यूज। तो वो इससे पहले जो हमारे जितने भी क्रिप्टा एनालिसिस हमने जो क्लासिकल टेक्निक्स हैं उनमें हमने देखे थे कि किस तरीके से हम क्रिप्टा एनालिसिस करते हैं। उनमें जो शिफ्ट्स वगैरह सब्स्टिट्यूशंस के हवाले से था या ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से था, वो सारी चीज़ें तो हम उसमें कर रहे थे और उसमें उस चीज़ को करना कंपैरेटिवली इजी था। जबकि जब ब्लॉक साइफर्स जितने भी हैं या फिएस्टल साइफर्स हैं या डैश को हम देखते हैं, तो इसमें जो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस है वो एक कम्प्लेक्स भी है और चूंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स है, तो इसमें यह कि हमारे पास हम इस तरीके का हम क्रिप्टा एनालिसिस करेंगे और साइफर स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो एज सच पहले कभी यूज़ नहीं हो रहा। डेफिनेटली ये एक मॉडर्न टाइप का साइफर है, इसलिए इसको इसके अंदर जो हम साइफर स्ट्रक्चर है वो हम डिफरेंट टाइप का यूज़ कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ SP सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन के जो नेटवर्क्स हैं हैज़ आउटपुट ऑफ फंक्शन F इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इनपुट एंड की। इसमें जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन का जो SP नेटवर्क सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन का नेटवर्क है हैज़ आउटपुट ऑफ फंक्शन F इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इनपुट एंड की। तो हमारा जो इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट जो होगा और की, उन दोनों के कम्बिनेशन से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उसकी SP नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका हम SP नेटवर्क या उसके अंदर जो फंक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है इनपुट और की के ऊपर। Hence cannot trace value back through cipher without knowing value of the key। तो इसमें चूंकि ये बहुत इनपुट जो टेक्स्ट वगैरह इन्वॉल्व है वो और जो की है उसकी बेस पे ये सब कुछ कर रहा होता है, तो हम इसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते, कैनॉट ट्रेस द वैल्यूज बैक साइफर के हवाले से। तो हमें अगर उसकी की का पता होगा तो देन हम उसको ट्रेस बैक कर सकेंगे। डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस कंपेयर्स टू रिलेटेड पेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास दो रिलेटेड जो पेयर्स हैं उस इंक्रिप्शन के, उसको
कंपेयर करता है और फिर इससे वो अपनी अटैक कर सकता है या उसकी की फाइंड कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल जो क्रिप्टा एनालिसिस है उसमें हमारे पास हम जो बात करते हैं कि पेयर्स को कंपेयर करता है, तो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस कंपेयर पेयर ऑफ एनक्रिप्शंस। दिस अटैक is known as differential crypta analysis because the analysis compares differences between two related encryptions। तो अब इसमें यह है कि एनालिसिस जो है वो कंपेयर करता है between two related encryptions। हम दो रिलेटेड इंक्रिप्शन है उनको कंपेयर करके उसके अंदर से हम की को फाइंड करना चाहें, उसके ऊपर अटैक करना चाहें, हम उस डाटा की सिक्योरिटी को ब्रेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। लुक फॉर ए नॉन डिफरेंस इन लीडिंग टू ए नॉन डिफरेंस आउट विथ सम प्रिटी स्मॉल बट स्टिल सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है जो हमारे पास है प्रिटी स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी, उस हवाले से हम इसमें देखें कि इफ़ ए नंबर ऑफ सच डिफरेंस आर डिटरमिन्ड, अगर हम इस तरह का नंबर फाइंड करते हैं, इट इज़ फिजिबल टू डिटरमिन दी सब की यूज्ड इन दी फंक्शन एफ। तो हम किसी एक फंक्शन में उसकी जो की जो यूज हो रही है सब की, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इन डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस वी स्टार्ट विद टू मैसेजेस। तो अब जो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस है हम दो मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। एक को हम m कह देते हैं, मैसेज m, एंड सेकंड m डैश विद ए नॉन XOR डिफरेंस। तो हमारे पास डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस हम इसमें दो मैसेज से स्टार्ट करते हैं। m एक को कहा हमने, दूसरे को m डैश कहा, विद ए नॉन XOR डिफरेंस। अगर हम DM कहें तो DM इज इक्वल टू जो m मैसेज उसको XOR करें, जो सेकंड मैसेज है m डैश। हम पेयर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं इंक्रिप्शन के हवाले से, तो देन हम उसको m और m डैश को XOR करके हम देख सकते हैं उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। एंड कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट मैसेजेस हाफ। तो उसके इंटरमीडिएट मैसेजेस के हाफ उसमें भी हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो DM इज इक्वल टू m XOR m डैश। Now we have the equation from Stalling section 3.4 which shows how this remove the influence of key, hence enabling the analysis। अब यह है कि स्टाइलिंग की बुक में सेक्शन 3.4 जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हाउ दिस रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ की का जो इन्फ्लुएंस है उसको कैसे रिमूव करता है, और ताकि सो दैट हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैनी पेयर्स ऑफ इनपुट टू F with the same difference yield the same output difference if the same subkey is used। अब ये है कि हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट के बहुत सारे पेयर्स हैं, हम किसी भी एक फंक्शन के हवाले से, तो विद द सेम डिफरेंस उनके दरमियान जो है वो उस पेयर में हमारा डिफरेंस सेम है, तो उससे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो भी सेम डिफरेंस के साथ हमें मिलेगी अगर हम उसके अंदर जो सब की यूज़ करें वो सेम है। तो पेयर्स के दरमियान जो इनपुट है उसकी अगर सेम हम की यूज़ करते हुए उसको प्रोसेस करते हैं, आउटपुट में हमें उसी सेम डिफरेंस के साथ आउटपुट मिलेगी। To put this more precisely, let us say that X may cause Y with probability P। हम दो वैल्यूज ले लेते हैं X एंड Y, तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल X में causes Y with probability P।
Now if for a fraction p of the pairs in which the input x or r is x, the x, तो इनपुट अगर हमारी x और r की जो x है, the output of x और r equals y। अब हम किसी जैसे बात करें एग्जांपल हमारी कि जी हम एक x लेते हैं, x की थ्रू या x कॉज करता है y को विद सम प्रोबेबिलिटी p, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम उसमें x जो है वो एज ए x और r में इनपुट के तौर पे यूज हो रहा है। तो आफ्टर x और r हमें उसकी जो वैल्यू आउटपुट के तौर पे रिजल्ट मिल रहा है वो y मिलता है। देन वी वांट टू सपोज दैट देयर आर ए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फिर हम ये कंसिडर कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ काजिंग ए पर्टिकुलर आउटपुट डिफरेंस। तो जो हमारा x की जो वैल्यू है डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है हाई कि वो इफेक्ट करेगी एक आउटपुट डिफरेंस क्रिएट करने में, एक पर्टिकुलर आउटपुट डिफरेंस क्रिएट करने में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम हमारे पास कंपेयर्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास अगर एक इनपुट है उसको अगर हम x और r में करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो y हमें एज ए इनपुट मिलता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू डिफरेंट है अगर, तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप का आउटपुट हमें मिल सकता है, उस पर डिफरेंस हमें मिल सकता है। तो इट मीन्स के x के ऊपर वो सब वैल्यूज डिपेंड करेंगी। The overall strategy of differential analysis is based on these consideration for a single round। अब जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस क्रिप्टा एनालिसिस का परफॉर्म होगा, डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस का, तो ये एक राउंड के अंदर ये सारा प्रोसेस परफॉर्म होगा। इसी तरीके से जितने भी राउंड होंगे वो उस लिहाज से हर राउंड के ऊपर वो अप्लाई होगा। The procedure is to begin with two plain text messages m and m with a given difference। अब हमने बात की कि हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम जो मैसेजेस है एक m ले लिया और एक m डैश, उसको एक विद ए गिवन डिफरेंस, उससे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ट्रेस थ्रू ए प्रोबेबल पैटर्न ऑफ डिफरेंस आफ्टर ईच राउंड। अब हर राउंड में हम उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस डिफरेंस कितना डिफरेंस है, टू यील्ड ए प्रोबेबल डिफरेंस फॉर द साइफर टेक्स्ट। तो वो साइफर टेक्स्ट में उसका कितना डिफरेंस है। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, इनपुट टेक्स्ट है, और फिर उससे जो साइफर टेक्स्ट हमारा बना है, तो उसको हम उसके अंदर से की फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर से हम देखना चाह रहे हैं कितने डिफरेंसेस हैं, सो दैट हम एग्जैक्ट जो है की तक पहुंच सकें, या हम जो साइफर टेक्स्ट है उसको कैसे क्रिएट किया गया है प्लेन टेक्स्ट से, उसको हम फाइंड कर सकें। तो हम ट्रेस थ्रू ए प्रोबेबल पैटर्न ऑफ डिफरेंसेस आफ्टर ईच राउंड टू यील्ड ए प्रोबेबल डिफरेंस फॉर द साइफर टेक्स्ट। You submit m and m dash for encryption to determine the actual difference under the unknown key। अब उसको हमारे पास अब की का हमें आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल एंड m और m डैश हम दो हमारे मैसेजेस हैं, उनको हम इंक्रिप्शन के लिए हम उसको करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो उनका जो डिफरेंस है उसका हमें आइडिया नहीं कि वो किस जो की के लिहाज से उसके अंदर क्या उनका डिफरेंस है। कंपेयर द रिजल्ट टू द प्रोबेबल डिफरेंस। तो अब उसमें हम उसको रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में पेयर में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे इसमें कि वो अगर उसका डिफरेंस अगर वो सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दोनों सेम हो, एंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दोनों डिफरेंट हो, और बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इफ देयर इज ए मैच, अगर वो मैच कर जाते हैं, देन सस्पेक्ट दैट ऑल द प्रोबेबल पैटर्न एट ऑल द इंटरमीडिएट राउंड्स आर करेक्ट। तो अगर हमारा उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो
अगर हम देखते हैं उनको कंपेयर करते हैं और वो दोनों मैच कर जाते हैं तो देन जो प्रोबेबल पैटर्न्स हैं ऑफ ऑल इंटरमीडिएट राउंड्स के भी और वो सारे वो करेक्ट होंगे डेफिनेटली, और अगर नहीं करते देन उनके दरमियान कोई डिफरेंस होगा। With that assumptions can make some deductions about the key weights। तो इससे हमारे पास क्या है कि हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि की वेट्स किस तरह की हो सकती हैं या क्या हो सकती हैं। तो कैन विद दिस assumption कैन मेक सम डिडक्शंस अबाउट द की, हम कुछ डिड्यूस कर सकते हैं कि की किस टाइप की हो सकती है। और दिस प्रोसीजर मस्ट बी रिपीटेड मैनी टाइम्स टू डिटरमिन ऑल द की बिट्स। तो अब यह है कि हम डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस मैनी टाइम करते जाएंगे, ये सारा प्रोसेस बार बार करेंगे सो दैट हम की जो बिट्स हैं उनको हम फाइंड कर सकें। मीन्स इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे मैनी टाइम्स। Have some input difference giving some output difference with probability p। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इनपुट डिफरेंस है गिविंग सम आउटपुट डिफरेंस, इनपुट डिफरेंस भी या आउटपुट डिफरेंस है, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी p। तो इफ फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ सम हायर प्रोबेबिलिटी इनपुट आउटपुट डिफरेंस पेयर अकरिंग कैन इन्फर सब की दैट वाज यूज्ड इन राउंड। तो उससे हम जो सब की है जो राउंड में है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, उसको इन्फर कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है ये वाली की है। देन मस्ट आइटरेट प्रोसेस ओवर मैनी राउंड्स विद डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज। तो फिर हम ये मैनी टाइम्स इसको करेंगे प्रोबेबिलिटीज को डिक्रीज करते हुए और हम एक्चुअल जो की है उसको फाइंड कर सकें। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि हमारे पास अगर कुछ इनपुट डिफरेंसेस हैं एंड कुछ आउटपुट डिफरेंसेस हैं जिसमें कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो अगर मैच कर जाता है, हमने इससे प्रीवियस देखा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अगर हमारा एक तो पॉसिबल है कि मैच करेगा और एक पॉसिबल है मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर जाता है देन तो हम जो उसकी सब कीज हैं उस तक पहुंच जाएंगे, हम वो फाइंड कर लेंगे और हमारा आइडिया जो है की है वो हमारे एग्जैक्ट की हम गेट कर लेंगे। लेकिन सेकंड केस में क्या है कि हमारे पास अगर की हमें नहीं मिलती और हम उसको फिर गेस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जो इनपुट डिफरेंसेस हैं और आउटपुट डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि उनमें कितना डिफरेंस है। अब जब उनका डिफरेंस हमें पता चल जाएगा तो फिर हम देखेंगे इफ द इंस्टांसेस ऑफ सम हायर प्रोबेबिलिटी इनपुट या आउटपुट में डिफरेंस है पेयर अकरिंग। अब उसमें अगर क्या है कि हायर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्या चांसेस हैं इनपुट और आउटपुट डिफरेंसेस में, कैन इन्फर, फिर इस तरीके से हम इन्फर कर सकते हैं, उसमें से की देख सकते हैं कि हायर प्रोबेबिलिटी के साथ तो हम की गैस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जब हमें कुछ हद तक डिफरेंसेस मिलेंगे कुछ, तो देन हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस हम डिफरेंट राउंड्स में काम करेंगे। तो देन मस्ट आइटरेट प्रोसेस ओवर मेनी राउंड्स, उसको फिर हम डिफरेंट राउंड्स में हम प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करते हुए, पहले हम हाई प्रोबेबिलिटी के लिहाज से उसके दरमियान या की फाइंडिंग करना चाह रहे हैं, बट फिर हम लो या डिक्रीज प्रोबेबिलिटीज के साथ करेंगे और पूरा प्रोसेस हम बहुत से राउंड्स करेंगे सो दैट हम एक्चुअल की फाइंड कर लें विद लेस डिफरेंसेस। ये डायग्राम है डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास इनपुट है उसको इनपुट हमारे पास ये है और हम इसमें प्रोबेबिलिटी हम इसमें तीन बेसिकली आइटरेशंस तीन राउंड में हम कर रहे हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.25 है, इसमें हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके एक्स और कर रहे हैं। देन हम प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर सेकेंड राउंड में ये कर रहे हैं और एक्स और अप्लाई कर रहे हैं एंड देन प्रोबेबिलिटी 0.25 के लिहाज से हम देखे कर रहे हैं
एंड एट द एंड हमें उसके आउटपुट मिल रही है। तो इसमें हमने मतलब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के लिहाज से हमने इसके ऊपर जो फंक्शन है उसको अप्लाई किया। Stalling figure 3.7 illustrates the propagation of differences through 3 round of dash। इसमें हमारे पास ये स्टालिंग की फिगर, इसमें 3 राउंड डैश के 3 राउंड हो रहे हैं जो उसने यूज किए हैं। The probabilities shown on the right refer to the probabilities। तो इसमें जो हमारे पास हमने ये प्रोबेबिलिटी की बात की P इज इक्वल टू 0.025, इसमें हमारे जो डिफरेंसेस के हवाले से बात की, पेयर्स का जो डिफरेंस है उसमें प्रोबेबिलिटी 0.25 फाइंड की। सेकंड राउंड में हमने प्रोबेबिलिटी 1 उस लिहाज से हमने इसको देखा, एंड थर्ड राउंड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25। The probabilities shown on the right refer to the probabilities that a given set of intermediate differences will appear, जो उनके intermediate difference है, will appear as a function of the input difference। तो वो जो इसके दरमियान intermediate जो differences हैं वो as input difference appear होगा। Overall, after the 3 round of the probability, जब 3 राउंड हैं प्रोबेबिलिटी की, the output difference is as shown is equal to, तो फिर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तीनों की, हम इन तीनों को फिर हम कंसिडर करते हुए तीनों राउंड पे प्रोबेबिलिटीज को हम 0.25, 1 एंड 0.25, दिस वन एंड दिस वन, तीनों की प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका 0.0625 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। Since the output difference is the same as the input, तो अगर हम इसकी जो आउटपुट की देखेंगे और इनपुट की डिफरेंस, तो अगर सेम है 0.0625, so this 3 round pattern can be iterated over a large number of rounds। So since the output difference is the same as the input, तो the 3 round pattern, अगर इसको हम करें कि अगर उसमें डिफरेंस नहीं हमें वो होता, डिफरेंस क्लियर नहीं होता, देन हम उसको दोबारा आइटरेट करेंगे एंड नंबर ऑफ राउंड बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमारा जो हम कंपेयर कर रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को लेस करते जा रहे हैं तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सकता है, लेकिन अगर हमें 3 राउंड में नहीं मिल रहा देन हम इसके राउंड को इंक्रीज कर सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइंग टू बी सक्सेसिवली स्मॉलर। तो उसमें यह है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज है, जैसे हमने बात की थी कि हम हायर प्रोबेबिलिटीज पे पहले काम करेंगे एंड देन फिर हम उसको लो प्रोबेबिलिटीज पे लेके आएंगे, सो हमारे जो डिफरेंस जो है वो हमारा उसमें मिनिमम हो, उसमें सिमिलरिटी या उनमें मैचिंग जो है हमें ज्यादा मिल सके। परफॉर्म अटैक बाय रिपीटेडली encrypting plain text pair with known input XOR until obtained desired output XOR। अब यह है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम परफॉर्म करते हैं अटैक बाय रिपीटेडली इंक्रिप्टिंग प्लेन टेक्स्ट पेयर। हम इस अटैक को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं, जो नॉन हमारे पास इनपुट है उसका XOR करते हैं until obtained डिजायर्ड आउटपुट XOR। हम ये अभी जैसे हमें बात की, पहले हायर प्रोबेबिलिटीज पे उसको डिफरेंट राउंड में करते हैं, फिर लोअर प्रोबेबिलिटी पे करते हैं एंड डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाती है। व्हेन फाउंड इफ इंटरमीडिएट राउंड मैच रिक्वायर्ड XOR हैव ए राइट पेयर, तो अगर हमें उसमें मैच मिल जाता है तो हमें राइट पेयर मिल जाता है। इफ नॉट देन वी हैव ए रॉन्ग पेयर, अगर उसमें हमें मैच नहीं मिलता तो वो एक रॉन्ग पेयर है। रिलेटिव रेशियो इज
SN फॉर अटैक। तो फिर उसमें हमारे पास उसकी जो हम देखते हैं कि वो हमारा रॉन्ग पेयर है, उसको फिर हमने दोबारा उसके ऊपर मुख्तलिफ राउंड अप्लाई करके उसको राइट पेयर हमने फाइंड करना है। कैन देन डिड्यूस की वैल्यूज फ्रॉम फॉर दी राउंड्स, राइट पेयर सजेस्ट सेम की बिट्स। तो उसमें फिर हम उसे अगर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, उससे हमें कीज़ का आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, की को हम रिकग्नाइज करेंगे। अगर तो हमारे पास मैच करता है और राइट की कंपैरिजन में हमें राइट की मिल जाती है, देन राइट पेयर सजेस्ट सेम की बिट। तो उसमें हमें एग्जैक्ट अगर राइट पेयर मिल जाता है तो हम सेम की हमें मिल जाएगी। अगर रॉन्ग पेयर मिलता है देन हमारे पास रैंडम वैल्यूज होंगे और फिर हम उससे एग्जैक्ट उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, फिर दोबारा हमें डिफरेंट राउंड्स करने पड़ेंगे और हम उसका फाइंड लेस प्रोबेबिलिटी पे फाइंड करेंगे और उसकी की को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर लार्ज नंबर ऑफ राउंड्स प्रोबेबिलिटी इज सो स्लो। अब यह है कि हमारे पास अगर हम पेयर्स को कंपेयर करते जा रहे हैं एंड हमारे पास ऐसा है कि राउंड जो है वो अगर लिमिटेड है तो देन वो क्विकली काम करेंगे और हम उसमें से की का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे एंड हमें जो डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगी एंड हम की फाइंड करके एग्जैक्टली जो साइफर टेक्स्ट की हमें मिल जाएगी। बट ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ राउंड अगर हमारे पास डिफरेंसेस इतने हैं कि हायर प्रोबेबिलिटीज पे नहीं मिल रहा है देन उसको लोअर पे हम करते जा रहे हैं, तो हमारी जो इस पे नंबर ऑफ राउंड जितने ज़्यादा होंगे उससे हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी और ये स्लोप हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फॉर लार्ज नंबर ऑफ राउंड प्रोबेबिलिटी इज सो लो, तो ज़्यादा अगर हमारे होंगे तो हमारे चांसेस या प्रोबेबिलिटी लो होगी। दैट मोर पेयर आर रिक्वायर देन एग्जिस्ट विथ 64 बिट इनपुट्स। तो फिर हमारे पास उसमें और पेयर्स की जरूरत होगी और देन हमारे पास बेहम and Schemer have shown how a 13 round iterated characteristic can break the full 16 round dash। तो बेहम एंड शेमर इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू 13 राउंड की आइट्रेशन से ये जो 16 राउंड का जो डैश है इसको ब्रेक करके दिखाया। मीन्स अगर हमारे पास जो एक्चुअल है उस पर 16 राउंड का है तो हम उसको अगर हम उसको ब्रेकअप करना चाहते हैं तो उसको मिनिमम राउंड में ब्रेकअप करें रादर देन उसको मैक्सिमम में करें। ज़्यादा राउंड होंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो लो होगी। अटैक ऑन फुल डैश रिक्वायर्ड एन एफर्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ 2^47 इंक्रिप्शन। अब हम डैश के ऊपर अगर हम अटैक करना चाहें डिफरेंशियल अटैक्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास 2^47 जो है वो इंक्रिप्शंस की ज़रूरत होगी। रिक्वायरिंग 2^47 चूजन प्लेन टेक्स्ट टू बी इनक्रिप्टेड। तो हमें इतने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना रिक्वायर होगा विद ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनालिसिस। तो हमें एक डेफिनेटली उसके लिए एक एनालिसिस भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा। इन प्रैक्टिस एग्जॉस्टिव सर्च इज स्टिल ईजियर। तो एग्जॉस्टिव सर्च जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी। इवन दो अप टू 2^55 इंक्रिप्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो अगर हम मैक्सिमम लिमिट तक भी हम जाते हैं 2^25 वो भी हमें इसमें करनी पड़ सकती हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी जो 2^47 जो है वो है। तो डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस का हमने डिटेल से देखा कि हम किस तरीके से हम डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस डेस्क के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस के बाद हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस भी किया जा सकता है। डेस्क के ऊपर हम लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। ए मोर रिसेंट डेवलपमेंट इन लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस। तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट रिसेंट डेवलपमेंट हुई है।
This attack is based on finding linear approximations to describe the transformation performed in DES. तो उसमें ये है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर काम करता है। जितने भी डेस के अंदर जो भी परफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह परफॉर्म हो रही हैं तो उसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशंस ये कैसे करता है। दिस मेथड कैन फाइंड ए डेस की गिवन 2 पावर 43 नॉन प्लेन टेक्स्ट, तो उसमें इतने नॉन प्लेन टेक्स्ट की फाइंड कर सकता है एज कम्पेयर टू 2 पावर 47। जैसे डिफरेंशियल उसमें था कि उसमें 2 पावर 47 को लेके चलता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 43 जो है की है। चूजन प्लेन टेक्स्ट फॉर डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस डेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Although this is a minor improvement because it may be easier to acquire non-plain text rather than chosen plain text. अगर हम लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस की बात करें तो ये एक माइनर इम्प्रूवमेंट है बिकॉज इट मे बी ईजियर टू एक्वायर नॉन प्लेन टेक्स्ट। नॉन प्लेन टेक्स्ट को गेट करना इजी है, लेकिन हम चूजन प्लेन टेक्स्ट की अगर बात करें उसके मुकाबले में तो इट स्टिल लीव्स लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस इनफिजिबल एज एन अटैक ऑन डेस। डेस के ऊपर अगर हम अटैक के हवाले से बात करें तो ये कोई इतना फिजिबल नहीं है। अगेन दिस अटैक यूजेस स्ट्रक्चर नॉट सीन बिफोर, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम जो है वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जैसे हम डिफरेंशियल उसकी बात करते हैं तो वो एक प्रॉपरली एक उसको लेके चलता है, तो लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस उस एज कम्पेयर टू दैट लेस वो है, सो दैट ये इतना वो एक इनफिजिबल हमारा क्रिप्टा एनालिसिस करेगा। So far little work has been done by other groups to validate the linear crypta analytic approach। तो इसको जो जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो इसके ऊपर क्रिप्टा एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं या लीनियर स्पेशली जो लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, तो इसको जो इस अप्रोच को डेवलप तो हो गया है, बट ये है कि इसको वैलिडेट करना, इनको यूज़ करना, इनको इम्प्लीमेंट करना वो अभी तक बहुत से जो ग्रुप्स हैं या रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको वैलिडेट नहीं किया। लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं कि ये क्या है, अनदर रिसेंट डेवलपमेंट, इसको भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहेंगे। जैसे हमारे पास जो क्रिप्टा एनालिसिस था उस डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस वो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड था, सेम लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस ये भी हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है। मस्ट बी आइट्रेटेड ओवर राउंड विद डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज पर हायर प्रोबेबिलिटीज पे काम करेगा देन लोअर प्रोबेबिलिटीज पे काम करेगा। डेवलप बाय मस्तोसी एट ऑल इन अर्ली 90s and it is based on finding linear approximations। तो linear crypta analysis जो है वो purely जो है linear approximation के ऊपर बेस करता है। can attack dash with 2 power 43 non plain text। तो वो 2 power 43 non plain text उसके थ्रू अटैक कर सकता है। easier but still in practice infeasible। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको ये यूज़ करना थोड़ा इजी है, बट ये है कि प्रैक्टिकली ये एक इनफिजिबल अप्रोच है। लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन विद प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0.5 और 1/2। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल P I1 I2 अप टू IA, इसको X और हम कह सकते हैं C J1 J2 अप टू GB विच इज इक्वल टू K K1 अप टू KC। तो वेयर IA JB एंड KC आर बिट लोकेशन इन P C एंड K। हम ये इसकी हम जो क्रिप्टा एनालिसिस है लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी मैथमेटिकली हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं
gives linear equation for the key bits. Get one key bit using max likelihood algo, using a large number of trial encryptions, and effectiveness जो है वो इसकी p हमारी probability which is not equal to 0.1 इसकी ये वैल्यू है। तो लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस जो है वो उसको हम इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना इजी है, बट जैसे हमने बात की इसको ये प्रैक्टिकली इम्फिजिबल है। The objective of linear cryptanalysis is to find an effective linear equation relating some plain text. तो इसका पर्पस बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लीनियर इक्वेशन फाइंड करना, इफेक्टिव लीनियर इक्वेशन रिलेटिंग सम प्लेन टेक्स्ट, कि किस प्लेन टेक्स्ट से वो उसका लीनियर जो है अप्रोक्सीमेशन बनती है। तो cipher text and key bits that hold with probability p not equal to 0.5 as shown। तो इसमें इसकी जो probability रखी हुई है वो p not equal to 0.5 once a proposed relation is determined। एक दफ़ा हम इसकी proposed relation को determine कर लेते हैं कि इसमें क्या linear approximation exist करती है। The procedure is to compute the result of the left hand side of the equation for a large number of plain text cipher pair। तो इसका जो प्रोसीजर है क्या है, is to compute the result of left hand side of the equation for a large number of plain text और cipher text pair। तो इनके plain text और cipher text के pair को compute करके हम कर सकते हैं। In order to determine whether the sum of key bit is 0 or 1, अगर हम देखना चाहेंगे इसका जो 0 है या 1 है, thus giving one bit for info about them। This is repeated for other equations and many pair to derive sum of the key bit value। Because we are dealing with the linear equation, the problem can be approached one round of the cipher at a time with the result combined। तो हम लीनियर जो क्रिप्टा एनालिसिस है उसमें हम अगर डिटरमिन करना चाहें की वैल्यूज़ को तो हम 0 और 1 से डिटरमिन कर सकते हैं। और डैश के हवाले से चूँकि हम बात करते हैं तो इसमें हम 1 राउंड में बात करेंगे, एक टाइम में हम एक राउंड पे काम कर रहे हैं, देन हम नेक्स्ट दूसरे राउंड पे जाएंगे एंड देन उसके सारे जितने भी राउंड्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और देन हमें एट द एंड फिर कंबाइंड उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन और उनके बाद हम डैश डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं। ऑल्दो मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन डिज़ाइनिंग ब्लॉक साइफर दैट आर क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग, बहुत से ऐसे क्राइटेरिया बन चुके हैं। द बेसिक प्रिंसिपल हैव नॉट चेंज ऑल दैट मच सिंस द वर्क ऑफ फिएस्टल एंड डैश डिज़ाइन टीम इन द अर्ली 1970s। अगर हम डैश डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें हमारे पास एक तो ब्लॉक साइफर का कॉन्सेप्ट है और दूसरा ये फिएस्टल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस करके बनाया गया है। Some of the criteria used in design of DES were reported in the reference है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन क्राइटेरिया किस तरह रिपोर्ट किया गया है। Focus on the design of S boxes and the P function। तो उसमें जो हमारा डिज़ाइन DES का डिज़ाइन क्राइटेरिया उसमें substitutions and permutations हैं, तो जितने भी S boxes हैं और P functions हैं उसको फोकस किया गया है। That distributes the output of S boxes as summarized above। तो वो फिर जैसे हमने बात की कि जी हमारा किस तरीके से डैश के अंदर इनिशियल परम्यूटेशन होती है एंड देन की उसके ऊपर परम्यूटेशन, देन उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, फिर अगेन परम्यूटेशन होती हैं और ये सारा प्रोसेस उसके अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। एज रिपोर्टेड बाय कॉपर स्मिथ in this article, 7 criteria for S boxes provide for
जो 7 क्राइटेरिया हैं वो बेसिकली नॉन लिनियरिटी के ऊपर हैं, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस के ऊपर हैं एंड गुड कन्फ्यूजन के ऊपर हैं। और 3 जो क्राइटेरियाज हैं वो फॉर परम्यूटेशन पी प्रोवाइड फॉर, तो परम्यूटेशन जो उसके लिए 3 क्राइटेरिया वो इंक्रीज डिफ्यूजन पे हैं। तो जो डेस का डिज़ाइन क्राइटेरिया उसमें 7 क्राइटेरिया जो सब्स्टिट्यूशन या एस बॉक्सेस से रिलेटेड हैं, उनमें नॉन लिनियरिटी को फोकस किया गया है, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस को किया गया है एंड गुड कन्फ्यूजन को फोकस किया है। जो 3 जो क्राइटेरियाज हैं जो परम्यूटेशन से रिलेटेड हैं इज प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीज डिफ्यूजन, तो वो इस लिहाज से बनाए गए हैं। ब्लॉक साइफर डिज़ाइन के ऊपर हम बात करें तो द क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ ऑफ ए फिएस्टल साइफर डिराइव्स फ्रॉम 3 एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन। तो उसमें जो डेस का डिज़ाइन है ब्लॉक साइफर डिज़ाइन वो अगर हम फिएस्टल साइफर से जो डिराइव किया गया है उसमें जो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में 3, सबसे फर्स्ट वन की दी नंबर ऑफ राउंड्स, उसमें कितने राउंड्स होंगे। सेकंड दी फंक्शन एफ, उसमें जो फंक्शन है वो कौन सा होगा। एंड दी की स्केजुअल एल्गोरिदम, और की स्केजुअल क्या है, कैसे जनरेट होगी, सब कीज कैसे जनरेट होंगी, कैसे XOR होके और एक राउंड कंप्लीट होगा। तो जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है वो 3, उसमें मेन कंसिडरेशन है 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है नंबर ऑफ राउंड, नंबर द फंक्शंस एफ एंड द की स्केजुअल एल्गोरिदम। The greater the number of round, the more difficult it is to perform crypta analysis. अब यह कि हमारे पास जितने ज़्यादा राउंड होंगे तो क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होगा, इवन फॉर ए रिलेटिवली वीक फंक्शन एफ। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फंक्शन है उसमें हमारे पास उसको हैंडल करना तो डेफिनेटली मुश्किल काम है, बट अगर हमारे पास वीक फंक्शन है बट नंबर ऑफ राउंड ज़्यादा हैं तो हमारे लिए उसको भी डिफ़िकल्ट होगा उसके ऊपर क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म करना। इन जनरल द क्राइटेरियन शुड बी दैट द नंबर ऑफ राउंड इज चूजन सो दैट नॉन क्रिप्टा एनालिटिक एफर्ट रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट देन ए सिंपल ब्रूट फोर्स की सर्च। तो उसके लिए यह है कि हम नंबर ऑफ राउंड को सिलेक्ट करना एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ब्लॉक साइफर डिज़ाइन की बात करते हैं तो अगर हम डिज़ाइन करते हुए हम उसका नंबर ऑफ राउंड्स हैं इस तरीके से करें कि हम सिंपल ब्रूट फोर्स सर्च से वो उसके ऊपर अटैक ना किया जा सके, उसके लिए अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको थोड़ा एफर्ट चाहिए हो, सिंपल जो है उसको डायरेक्टली उसको अटैक करके की को गेट ना कर सके। This criterion is attractive because it makes it easy to judge the strength of an algorithm. तो इससे यह है कि हम जो एल्गोरिदम है उसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया अगर हमारा अट्रैक्टिव है तो एल्गोरिदम हमारा एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो हम अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकेंगे कि हमारा ये किस तरीके से काम करेगा। एंड टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिदम, तो इस तरीके से हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को भी कंपेयर कर सकेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे कि जो राउंड फंक्शंस हैं उनको हमने देखना है कितना हो, अगर ज़्यादा हैं तो भी वो सही नहीं है, लेस हैं तो वो जल्दी ब्रेक किए जा सकते हैं। तो हमें एक सेलेक्ट ऐसे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है सो दैट वो एक हमारे लिए डाटा को इंक्रिप्शन करके डाटा को सिक्योर कर सके। The function f provides the element of confusion in a Feistel cipher. Want it to be difficult to unscramble the substitution performed by f. One obvious criterion is function f be non-linear. तो हम अगर f को non-linear करें तो भी एक हमारा वो हो सकता है कि उसको हम गेट ना कर सके, जैसे हम लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस के थ्रू उसको हम अटैक करके उसकी की को फाइंड कर सके। The more non-linear function, the more difficult any type of crypta analysis will be. तो जितना भी हमारा वो non-linear होगा उसको किसी तरीके से उसके ऊपर अटैक करना एक मुश्किल काम होगा, डिफिकल्ट टास्क होगा। तो हमारे पास ये भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ राउंड एंड जो उसका फंक्शन है, हमने बात की
जितने नंबर ऑफ राउंड और जितने फंक्शन हैं वो हमारे अगर सही होंगे, राउंड मुनासिब होंगे और जो उसके अंदर फंक्शन यूज़ हो रहे हैं वो भी हमारे एक नॉन लीनियर अगर होते हैं तो हमारा ये अच्छे तरीके से हम इसको डाटा को इनक्रिप्ट कर सकेंगे, जिसको इसके ऊपर किसी किस्म का क्रिप्टा एनालिसिस नहीं किया जा सकता, कोई भी अटैक नहीं किया जा सकेगा। We would like it to have a good avalanche properties or even the strict avalanche criterion, SAC, strict avalanche criterion. Another criterion is bit independence criterion. तो हम ये है कि ब्लॉक साइफर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवलांची प्रॉपर्टीज़ का कि अगर कहीं एक बिट में मिस्टेक है तो वो एंड पे जाके साइफर टेक्स्ट कोई चेंज कर सकती है, वो उसको भी हमने देखना है कि वो भी हो सकता है उसके अंदर। और एक बिट इंडिपेंडेंस क्राइटेरियन जिसे हम बिक कहेंगे, BIC, वो भी हमारे इसके अंदर हो सकता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर इज दैट ऑफ S-box डिज़ाइन। अब ये है कि जो इसका हम सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का डिज़ाइन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब हमने देखा स्लाइड्स के ऊपर जो बुक में भी अवेलेबल है, तो वो एक S-box एक डिज़ाइन कर दी गई है। हम उसको डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से फर्दर डिज़ाइन करें ताकि उनमें उसको एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वे से हम अपने डाटा को एनक्रिप्ट कर सकें, जिसके ऊपर कोई भी अटैक ना किया जा सके। would like any change to the input vector to an S-box to result in random looking changes to the output. The relationship should be non-linear and difficult to approximate with linear function. तो उसमें यह है कि रिलेशनशिप हमारा ऐसा हो जो नॉन लीनियर हो, तो उसको हम फिर इजीली उसको लीनियर फंक्शन के थ्रू गेट भी ना कर सकें। तो हमने डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस पढ़ा है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, तो उनके थ्रू हम उसको अटैक ना कर सकें। ए फाइनल एरिया ऑफ ब्लॉक साइफर डिज़ाइन एंड वन दैट हैज़ रिसीव्ड लेस अटेंशन देन S-box डिज़ाइन इज़ द की स्केजुअल एल्गोरिथम। तो अभी हमने S-box डिज़ाइन की बात की, उसके राउंड्स की भी बात की और इसकी जो फंक्शंस की लिनियरिटी की भी बात की कि नॉन लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए। तो एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है की स्केजुअल एल्गोरिथम, जो हमने डेस्क का की स्केजुअल एल्गोरिथम भी पढ़ा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्राइटेरियन है। विद एनी फिएस्टल ब्लॉक साइफर द की स्केजुअल इज यूज्ड टू जनरेट ए सब की फॉर ईच राउंड। तो की स्केजुअल एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट रखता है कि जो की हमारी है वो हर राउंड पे जो है वो कैलकुलेट हो रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि स्केजुअल एल्गोरिथम्स हमारे ऐसे होने चाहिए जिनको हम एक प्रॉपर वे से यूज़ कर सकें। तो विद एनी फिएस्टल ब्लॉक साइफर दिस की स्केजुअल इज यूज्ड टू जनरेट ए सब की फॉर ईच राउंड। तो हम हर राउंड के लिए जो सब की जनरेट करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है। वुड लाइक टू सेलेक्ट सब की टू मैक्सिमाइज द डिफिकल्टी ऑफ डिड्यूसिंग इंडिविजुअल सब की। तो इस तरीके से हम जो सब की सेलेक्ट करते हैं तो उससे यह है कि हमारी जो इंडिविजुअल हर राउंड पे सब कीज़ हैं उस वो कैसे वो हो सकती हैं। तो द डिफिकल्टी ऑफ वर्किंग बैक टू द मेन की। The key schedule should guarantee key cipher text, strict avalanche criterion and bit independence criterion. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम जो ब्लॉक साइफर को डिज़ाइन करते हुए हम देखेंगे कि हमारी जो सब की हैं उनको कैसे हमने करना है। की स्केजुलिंग जो बात करते हैं कि की स्केजुलिंग के एल्गोरिथम के हवाले से बात करना है। फिर हमारे की स्केजुल इस तरीके से करें कि हमारे पास जो की के अंदर कोई बिट्स वगैरह की चेंजिंग या एवलांची क्राइटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि उस तरह का कोई इफेक्ट ना हो, ताकि हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारा जो एग्जैक्ट है वही हो, जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट है वही मिले। एंड देन बिट इंडिपेंडेंस क्राइटेरियन भी उसको भी हम कंसीडर करें। बेसिक प्रिंसिपल स्टिल like Fiestel in 1970s,
इसमें हम नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे, मोर इज बेटर, एग्जॉस्टिव सर्च, बेस्ट अटैक। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड कन्फ्यूजन, इज नॉन लीनियर, एवलांची हैव issues of how S boxes are selected and key schedule, complex sub criterion, key avalanche। तो इसको अगर ओवरऑल हम इस सारी डिस्कशन को जो ब्लॉक साइफर डिज़ाइन के हवाले से इसको सम अप करें तो हमारे हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बेसिक जो है वो फिएस्टल साइफर के ऊपर बेस करके इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नंबर ऑफ राउंड्स के लिहाज से है कि वो अगर लेस होंगे तो वो इजीली ब्रेकअप हो सकते हैं, तो मोर इज़ बेटर, ताकि एग्जॉस्टिव सर्च जो है वो उसके ऊपर हो सके और उसके ऊपर अटैक करना इजी ना हो। दूसरा हम फंक्शन की बात करें, हमारे इस पर बहुत से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं जैसे कन्फ्यूजन के लिए हैं और वो नॉन लीनियर हों ताकि उसके ऊपर लीनियर या डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन या वो अटैक ना किए जा सकें। एवलांची के हवाले से हमने बात की कि हम उसकी जो कीज़ वगैरह हैं उसमें कोई चेंज ना हो सो दैट उसमें एवलांची इफेक्ट ना आ सके। एंड सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस जो हैं उसमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे सो दैट हमारा ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड देन की स्केजुलिंग के हवाले से है कि हम कोई ऐसा करें कि कम्प्लेक्स सब की क्राइटेरियन कोई ऐसा हम इसमें क्रिएट करें कि की जनरेट करना इजी ना हो या उसके ऊपर अटैक करके उस की को फाइंड करना एक इजी टास्क ना हो एंड फिर की एवलांची भी ना की जा सके। तो हमारे फंक्शंस को भी हम उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को जो कीज़ हैं प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर भी किसी बिट को हम चेंज करके उसमें इस चेंजेस ना आए सो दैट उसके साइफर टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट ना हो और की जो है वो भी चेंज ना हो सो दैट की या टेक्स्ट के अंदर किसी भी बिट में चेंज होगा तो एवलांची इफेक्ट डेफिनेटली उस पर होगा। समरी ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डेस्क के ऊपर हमने डिटेल से स्टडी किया था, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसकी की जनरेशन और उसके जो राउंड फंक्शंस वो सारे पढ़े। आज के लेक्चर में हमने उसमें जो क्रिप्टा एनालिसिस के हवाले से कि डेस्क के ऊपर किस किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं उसको हमने डिटेल से देखा। उसमें हमने डिफरेंशियल क्रिप्टा एनालिसिस को देखा कि वो किस तरीके से उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। सेकंड हमने लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस के हवाले से हमने बहुत सी चीज़ों को डिटेल से देखा। फिर हमने ब्लॉक साइफर डिज़ाइन प्रिंसिपल के ऊपर हमने चीज़ों को हमने देखा कि किस तरीके से हम कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम बनाएं सो दैट हमारे पास इस तरीके से हम उस पर की जनरेशन या उसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं, उसके अंदर जो साइफर टेक्स्ट हैं और बाकी जो उस पर इफेक्ट्स हो सकते हैं चेंजेस वगैरह, तो उनको हम कैसे हैंडल कर सकें सो दैट उसके ऊपर एक तो अटैक ना हो सके जैसे डिफरेंशियल या लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस, और दूसरा ये है कि हमारे पास हमारा इस तरह का डिज़ाइन हो सो दैट हम उसको जो है हमारा सिक्योर डाटा सिक्योरिटी इसके अंदर इंश्योर हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो डेस्क है उसके डिफरेंट जो पहले हमने उसके सारे स्ट्रक्चर और उसको हमने देखा। आज के लेक्चर में जैसे हमने उसके जो है वो डिफरेंशियल और लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस के हवाले से चीज़ों को देखा एंड फिर कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल कि हम किस तरह डिज़ाइन करें कि उसके ऊपर इस तरह के अटैक ना हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कुछ एडवांसमेंट्स जो हैं वो उस हवाले से हम चीज़ों को देखेंगे। एडवांस जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो अब तक के लिए हमारे जो है वो डेस्क का जो है कंप्लीट जो ओवरव्यू था यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।